हेलो एवरीवन, ईएडी परिवार में स्वागत आप सभी का। भाई मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ कैसे हो। किताब कब आएगी? देखो तुम्हें बता दूं, क्यों संशय में रखूं। नहीं, तुम्हारे लायक है ये किताब। ऐसा ये बनाई बालकों तुम्हारे लिए पूरे 1000 न्यूमेरिकल तरीके से, सॉल्यूशन सहित, पूरे सॉल्यूशन सहित 1000 न्यूमेरिकल। किसको बाबू? एनर्जी मीटर के फेज एंड न्यूट्रल को इंटरचेंज कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट होगा? एनर्जी मीटर के फेज और न्यूट्रल को इंटरचेंज कर देंगे तो वो रिवर्स रीडिंग बस नोट करेगा और कुछ। तो ये मैंने बना दी पूरी भाई। अब ये ये प्रिंट हो जाएगी 3 दिन में। ये मैंने कल ही पूरा किया है, ठीक है। रात रात भर जाग के बनाए, बिल्कुल तरीके से सब चीज़ें करी हैं। लेकिन इसे मुझे एक बार फिर चेक करना पड़ेगा। एक बार फिर चेक करूंगा, 2-3 दिन लगेंगे चेक होने में। और ट्राई कर रहा हूँ 2-3 दिन में होके इसे प्रिंट में भेज दूंगा है। और ये इसका जो प्राइस है इतना इस हिसाब से रखेंगे ताकि ये किताब हमारी न्यूमेरिकल स्पेशल एक ऐतिहासिक किताब बने। तो देखो भाई, 70 रुपये, 60-70 तो लगेंगे इसके प्रिंट में, है ना। तुम मेरे परिवार हो इसलिए मैं तुमसे हर सुख दुख की बात शेयर कर लेता हूँ। और ये ये है एनर्जी ड्रिंक। अभी तुम कुछ बियर वियर समझ लो, क्योंकि मैं इन चीज़ों का सेवन नहीं करता। क्या है कि सुबह 5 बजे से धमाकेदार क्लास चल रही, तो पानी की जगह सोचा थोड़ी ऊर्जा बना लो। अच्छा, वेस्ट बंगाल में नहीं, हिंदुस्तान में कहीं, अफगानिस्तान को छोड़ के हर जगह ये जा सकती है। अफगानिस्तान हो गया अब तालिबान का, वहां से तो नाम लेना भी गलत बात है। हैं? तो ये 60-70 रुपये तो इसके प्रिंट है, 60-63 के लगभग। और भाई 38 रुपये लगेंगे इसे, 38 से 40 रुपये लगेंगे इसे भेजने में। तो कितने हो गए बाबू? ये हो गए देखो 100 रुपया, 100 से ज़्यादा, 105 के लगभग हो गए रुपए तुम्हारे। और बाकी जो हम लोगों की मेहनत है, पैकिंग पैकिंग वाला लेबर वेबर, ये तो इसका हमारा प्रॉफिट और सबका बनाने का जो खर्च है वो होगा इस पर 10 से 15 रुपये बस। ये हमारा ये है। प्रॉफिट भी क्या, बस ये है कि जो इसे पैक करेंगे, कपड़े में पैक करेंगे, इसे इसमें करेंगे, तो मेरे हिसाब से ये हो जाएगी 120 के आसपास, 115 120 के आसपास। इतना ही रखेंगे इसका प्राइस, ताकि तुम लोग पढ़ो और एंजॉय करो। 150 तो नहीं, 100 120 के आसपास की प्लानिंग है। इसमें 1000 बहुत ही बेहतरीन तरीके के न्यूमेरिकल है। अगलो अभी बताना मत किसी को बाहर, पहले जब ये छप के आएगी, क्योंकि शुरू में ये आएंगे 500, तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही बताऊंगा कि ये आगे भाई इसे ले लो, ठीक है। ये सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा कि भाई इसको ले लो, ये आ गई। बाकी लोगों के लिए बाद में है। ये रियली में बताओ, बनाई भी तुम लोगों के लिए ही थे, तुम पीछे पड़े हुए थे और तुम लोगों के लिए ही था। तो ये टोटल है 1000 सवाल है, अलग अलग प्रकार के सवाल है, और प्रॉपर तरीके से ना डायग्राम चित्र बना के सब बढ़िया। देखो तुम्हें दिखा भी दो, दिख रहा है तुम्हें? है भी हिंदी में ये।
नहीं नहीं, चैप्टर वाइज तो पगलो बना तो रखी चैप्टर वाइज, लेकिन मैंने टोटल नंबरिंग 1000 पे कर रखी। सारे सवाल है इसमें, हर पार्ट में देखो सारे, जैसे प्रतिरोध के थे, मशीन के, पावर सिस्टम के, बाइंडिंग के, बेसिक के, सारे हैं देखो प्रॉपर हल सारे कर रखे इसमें बढ़िया तरीके से। लेकिन मैंने नंबरिंग 1 से 1000 तक ही करी इसमें। क्यों? इसका एक कारण ये था कि अगर मैं चैप्टर वाइज बांट देता ना इनको अलग अलग, तो तुम्हारा दिमाग ना एक चैप्टर में बंधा रह जाता। इस वजह से मैंने इसको पूरा एक साथ ही रखा। ठीक है बाबू, चलो तो अब देखो इसको लेके मुझे कोई परेशान नहीं करेगा, इस पर मैं फाइनल टच दे रहा हूं, आपको जल्दी ही मिल जाएगी। अब ये देख लो, इसे यार 3-4 दिन लगेंगे, नहीं बारीकी से चेक करूंगा ना, फाइनली मैं एक बार बारीकी से चेक करूंगा, क्योंकि शुरू में जब बनाते हैं तो बन जाती है, उसके बाद 2 बार चेक करनी पड़ती है कहीं एरर तो नहीं है, फिर फाइनल देंगे, एरर फ्री करके देंगे तुम्हें, है जी। चलो कैसे परचेज करें वो मैं बता दूंगा तुम्हें, चिंता ना करो। अब पढ़ाई पे आप बात कर ले। देखो अब तुम्हारी जो समस्या थी शुरुआत में सुन ली है कि नहीं, देखो अब तो कोई समस्या नहीं। अब एक बच्चे का और जवाब दे दो, देखो ये बच्चे कह रहा है कोर्स कब कंप्लीट हो जाएगा। भाई जब यूपी पीसीएल के कोई भर्ती है, ये मान के चल लो कि अगर मैं तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जिस रिदम में मैं पढ़ा रहा हूँ और हर एक चीज को करवा रहा हूँ, तो ऐसे चलूंगा तो 3-4 महीने और लग जाएंगे, अगर इस हिसाब से चलूंगा मैं। क्योंकि और अगर बेटा कुछ छुड़वाना है, मतलब कुछ थोड़ा बहुत लेवल कम करके चलना है, तो फिर 2 से 2.5 महीने में लगा लो। ठीक है जी, तो ये है कि 3 से 4 महीने में तो बहुत तरीके से पढ़ा दूंगा तुम्हें, बहुत बढ़िया। अभी तो सितंबर में डार्लिंग वैकेंसी आएंगी, फिर एडमिट कार्ड आवेगा, फिर पेपर होएगा, तो तब तक तो ये वैसे ही रिलैक्स होके पढ़ लो, बहुत बढ़िया हो जाएगा, है ना। तो तब तक तो वैसे ही हो जाएगा। अभी तो भर्ती नहीं आई जो यूपी, इसमें कौन सा ये तुम्हारा राजस्थान में जो पहले आ रखी है, अब तक तो उनका पेपर ही ना हुआ, मुझे सब जानकारी रहती है। ठीक है, और बताओ चलो और बताओ क्या दिक्कत है, फिर मैं लगातार पढ़ाऊंगा, देखो बीच में कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि फिर रिदम टूटती है, फिर कंटेंट कहीं ना कहीं छूट जाता है। और बताओ, बिल्कुल खुश रहो लेकिन। वोल्ट मापी की संवेदनशीलता 1/, डिफ्लेक्शन करंट होती है। अब बताओ और बताओ। सुमित बाबू नाराज है क्या? क्यों भाई, तूने कौन सा मेरी भैंस खोल ली, मैं तेरे से नाराज रहूंगा? नहीं नहीं, अंत में नहीं, तुम शुरू में पूछ लो मेरे से जो पूछना है, बोलो क्या पूछना है, शुरू में पूछ लो, फिर लास्ट तक मुझे लगभग 60-70 मिनट प्योर चाहिए फिर मुझे। सिंगल फेज एनर्जी मीटर में एक किसी भी बाइंडिंग के जो प्रेशर या ये कॉइल होती है ना, एक को बदलने से ये रिवर्स डायरेक्शन में घूमने लग जाता है ना। वही 3 फेज में भी है। 3 फेज में हम कोई भी 2 तार को बेटा आपस में बदल देते हैं, तो वो रिवर्स डायरेक्शन में घूमने लग जाता है। और बताओ, चलो अब मैं शुरू करूं बेटा पढ़ाना। भाई देख, अगर कोई मेरी नज़र से छूट गया हो बिल्कुल ही, तो मुश्किल उसकी तो 99.9%। 100% तो भगवान भी सही नहीं और गुरु भी सही नहीं। तो मैं तो ये है कि अपनी तरफ से पूरा प्रयास है, मुश्किल से ही कोई एरर आ जाएगी, वो भी नज़र से छूट जाती है, इतनी बड़ी किताब रहती है, तो भाई कहीं दशमलव दशमलव छूट गया अलग बात, अगर कोई एरर होगी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत बारीकी से बनाई है। चलो जी, आइए विद्यार्थियों शुरू करते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में कुछ और कहानियां। देखो तुम्हारी जो बात है पूरी सुन ली, अब बस पढ़ाई पर ध्यान दो। देखो शुरू में 10 मिनट मैंने बार बार डिस्टर्ब होने के बजाय शुरू में 10 मिनट तुम्हें दिए। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने और घटाने से जितना हाई फ्रीक्वेंसी होता है उतना साइज कम होता है, या डेंसिटी जितना ज्यादा होगा। और बोलो, मैंने शुरू के 10 मिनट तुम्हें दे दिए, लेकिन अब प्लीज, अब मेरा निवेदन है, कोई बच्चा बीच में कमेंट नहीं करेगा। चलो देखो बेटा, एक हमने कल जो पढ़ा,
कल हमने बहुत कमाल कमाल के सूत्र जाने, हमने पूरी समीकरण बनाई जिसमें हमें बहुत तरीके वाले फॉर्मूला हमें मिले, सूत्र हमें मिले। अब विद्यार्थियों जब हम यहां से आगे चलते हैं तो कुछ ऐसी चीजें हमारे दिमाग में आती है, कुछ ऐसी चीजें आती है जो आपने रट्टा मारी है या सिर्फ ऑब्जेक्टिव में देखी है, बाकी में नहीं। देखो, आज का टॉपिक कराने से पहले मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, यहां पर एक बार फिर से हार्मोनिक्स के बारे में, इसके बारे में, हार्मोनिक्स के बारे में कि ये हार्मोनिक्स बीमारी क्या है और इंडक्शन मोटर पर ये कैसे प्रभाव डालेगा। देखो कितना कमाल का कॉन्सेप्ट है। देखो बेटा, जब हम लोग रेफरेंस की बात करते हैं, मेरे बच्चों हमने एसी एनालिसिस पढ़ा, हाँ जी सर, तो हमने बाल को ये पढ़ा, ये कौन सी वेव फॉर्म है, साइनसोइडल, चाहे वोल्टेज और करंट, ये होती है साइनसोइडल। तो हम इसमें कहते हैं कि यहां साइनसोइडल में इसमें कोई हार्मोनिक्स नहीं, हम कहते हैं इसमें कोई, पहले सुन लो बात को, बीच में मुंह मत खोला करो, इसमें कोई हार्मोनिक्स नहीं होता है। ये हमारे लिए है बाबू, ये हमारे लिए बेस्ट वेवफॉर्म है एसी, क्या, साइनसोइडल। तो हम ये कहते हैं कि जब कोई वेवफॉर्म, जब कोई भी वेवफॉर्म साइनसोइडल वेवफॉर्म से, साइनसोइडल तरंग से, वेवफॉर्म से भिन्न हो जाती है, क्या हो जाती है बेटा, भिन्न हो जाती है, भिन्न हो जाती है, तो इसमें, तो इसे ही हार्मोनिक्स कहते हैं, इसे ही हार्मोनिक्स कहते हैं। यानी कि वेवफॉर्म का, तरंग का, वेवफॉर्म का, तरंग का, देखना कितना अल्टीमेट टॉपिक है बेटा, वेवफॉर्म का, तरंग का साइनसोइडल से भिन्न हो जाना ही हमारा हार्मोनिक्स था। तो हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों कि एन हमारे लिए है ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक्स, यानी कि हार्मोनिक्स का ऑर्डर, हार्मोनिक्स का ऑर्डर या हार्मोनिक्स की संख्या, ठीक है सर। तो मेरी बात सुनिएगा और बेटा याद कर लो, एनएस यहां पर है सिंक्रोनस गति, सिंक्रोनस गति, और एफ यहां पर है स्टेटर सप्लाई, स्टेटर सप्लाई आवृत्ति, स्टेटर सप्लाई आवृत्ति, ठीक है सर, कोई बात नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है सर। तो हमेशा याद रखिए, यदि हम ये कह रहे हैं कि एन ऑर्डर हार्मोनिक्स के लिए, हार्मोनिक्स के लिए गति, आपको हंसते हंसते जवाब मिलेगा और तुम कहोगे हाँ सर इतना आसान। तो एन ऑर्डर के हार्मोनिक्स के लिए बेटा गति होगी, सिंक्रोनस गति, एस एन, एन का मतलब है ऑर्डर, तो यहां करते हैं एनएस बटे एन, कितने से भाग दे दो, जो भी ऑर्डर पूछा है उससे, और आवृत्ति देखो, एन ऑर्डर के लिए आवृत्ति, अच्छा जी ठीक है सर। तो ये हो गया एफ, और ऑर्डर कितना एन, तो ये हो जाता है एन इंटू एफ। अच्छा चलो ठीक है सर, ये भी पढ़ लिया। अब आ जाओ एक छोटे से न्यूमेरिकल पर, बेटा ये जरूरी है और बाबू ये जरूरी है। जब एग्जामिनर ऊंचाई पर जाकर अपने दिमाग को सवाल पूछेगा ना, थोड़ा लेवल ऊपर करके, तो वो उसकी तरफ से आपको लगेगा कि मुश्किल दे दिया मैंने, लेकिन तुम्हारे लिए बेटा ये खेल है एक, तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है वो,
तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है। ठीक है जी। अब देखो, अब हम चले यहां से आगे, यहां से चलेंगे हम आगे। देखें न्यूमेरिकल क्या है। न्यूमेरिकल पूछा यहां से ये एक 3 फेज 50 हर्ट्ज 6 पोल इंडक्शन मोटर के लिए मोटर के लिए मोटर के लिए पांचवें हार्मोनिक्स के लिए पांचवें हार्मोनिक्स के लिए गति व आवृत्ति बताओ। गति व आवृत्ति बताओ। न्यूमेरिकल करो बेटा, ये छोटा सा है, छोटा सा सवाल है, आंसर करिएगा। ये रहा 3 फेज 50 हर्ट्ज 6 पोल इंडक्शन मोटर के लिए पांचवें हार्मोनिक्स के लिए गति व आवृत्ति बताओ। तो तुरंत दिमाग में जगाओ कि गुरुजी यार देखो, NS बराबर तो 120 F/P है। तो बाबू 120 गुणा 50 बटे में P मतलब कितने हो गए 6, तो ये हो गए 1000 RPM। और बाबू F बराबर कितना है सर 50 हर्ट्ज है। तो सूत्र ये लिखवा रखे तुम्हें गुरुजी ने। तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए तो बहुत आसान हुआ। हम क्या करेंगे कि S किसके लिए पूछा है जी, पांचवे के लिए पूछा है। तो NS बटे 5 ये कितना आ गया जी 200 RPM। इस हार्मोनिक्स की गति कितनी होगी 200, और F आवृत्ति कितनी 5 गुणा 50। ओहो, तो ये तो हो गया 250 हर्ट्ज। ये बताओ बेटा तुम ये कर पाओगे कि नहीं। अरे ये कर पाओगे। ये खेल था, हंसते हंसते कट गए रास्ते। ये रहा 200 और ये रहा 250। ठीक है जी। जिन्हें पढ़ना है वो रियली में पढ़ेंगे भी, नौकरी भी लेंगे, टॉपर भी आएंगे। और जो वायरस है, जिन्हें कुछ मतलब नहीं है कि प्रेजेंट वर्तमान में क्या चल रहा है, जैसे अब तक मैंने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ाया नहीं, ऊपर एक परेशान आत्मा की कैसे पता चलेगा कि कैपेसिटर कौन सा है। कोई मतलब ही नहीं भाई, कुछ हो जाए मतलब ही नहीं है। जो चल रहा है वो तुम्हें आता ही नहीं। जब कैपेसिटर पढ़ेंगे तब तुम इसे लेके चिंतित होते रहोगे, तो फिर तुम भटकते रहोगे, भटकती आत्मा, भटकते रहोगे फिर। नहीं तो ये हमारी अभी ये वर्तमान है, ये सीखना है। बताओ कर पाओगे कि नहीं। एक बच्चा कह रहा है यूपीपीसीएल क्लियर हो जाएगा। यूपीपीसीएल तो कंटेंट से क्लियर, क्या टॉपर आ जाओगे, लेकिन जो तुम्हारी हालत है ये तुम्हें संकट में डाल देगी। बेटा हार्मोनिक से फेज सीक्वेंस का तो कोई मतलब ही नहीं होता। फेज सीक्वेंस से तो मतलब ही नहीं कुछ। अब अगला एक और न्यूमेरिकल, आत्माएं भटकती ज्यादा है इसमें, पढ़ना है नहीं बस। जबकि मैंने शुरुआत के 10 मिनट दे दी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। तुम मेरे से पूरे 1 घंटा बात ही करते रहो, अपन को कोई मतलब नहीं है। अब आगे बढ़ो। देखिए एक, अब सवाल ये है कि एक 3 फेज 50 हर्ट्ज, अभी सब बताऊंगा जो तुम पूछ रहे हो ना, फेज फूज सारे आ जाएंगे। एक 3 फेज 50 हर्ट्ज
4 पोल इंडक्शन मोटर के लिए सातवें हार्मोनिक्स के लिए गति बताओ। तो तुरंत दिमाग में लाना है बेटा, एनएस कितने 1500 आरपीएम, 1500 आरपीएम। और अगर मैं सातवीं की बात करूंगा तो 1500 बटे में 7 कर देना है। सिंपल, क्या 1500 बटे 7 कर देना है, खत्म हो गई कहानी, और कुछ करना ही नहीं। मात्र 1500 बटे 7 आरपीएम पर चलेगा। ये हो गया उत्तर। ठीक है, जो भी आए 214 ठीक है। अब देखो, एक ये, अब आगे बढ़ते हैं। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में हार्मोनिक्स का ऑर्डर निम्न समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। कौन सी समीकरण है बेटा? ये है H बराबर में 6n ± 1। हार्मोनिक्स को दर्शाया जाता है इस समीकरण के द्वारा। देखो, एक बच्चे ने एक सवाल किया था, फेज सीक्वेंस, अब बताऊंगा। बिना बोले सब चीजें आ जाएंगी, शांति से सुनो। अच्छा ठीक है सर, ये है। तो बेटा यहां जब हम n बराबर 1 रखते हैं तो H बराबर में हमने क्या करेंगे, एक बार 6, n की जगह 1, तो एक बार हो गया 6 + 1 बराबर में 7, प्लस आया। तो प्लस का मतलब यहां पर होता है आगे की दिशा में। आगे की दिशा का मतलब है आगे की दिशा में, इसका मतलब है मोटर की दिशा में। मोटर की दिशा में कहां चलेगा? देखिए, प्लस आने का मतलब होता है मोटर के चलने की दिशा में। फिर H बराबर में 6 - 1, माइनस किया 5, तो माइनस का मतलब होता है बेटा ब्रेकिंग दिशा में। ब्रेकिंग दिशा में हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, मोटर की दिशा को बदलने के लिए हम क्या करेंगे, अभी यही चीज लिखवाने वाला। हमेशा याद रखिए कि 7वां आएगा मोटर की दिशा में, मोटर के चलने की दिशा में, और 5वां आएगा ब्रेकिंग की दिशा में। और ब्रेकिंग की दिशा को अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये पढ़ लिया। देखो, टॉपिक की शुरुआत कहां हुई है और समाप्ति कहां पर होगी, आप लोगों ने सपने में भी नहीं देखा होगा। अच्छा बेटा, अब आगे बढ़ो। इसे मैं मिटा दूं क्या? मिटा दे इसे? कोई बात नहीं, ब्रेकिंग की दिशा समझ नहीं आई तो कौन सा, सब बच्चों को सब समझ में आने का ठेका है भाई। अब तक ये नहीं समझ में आया डार्लिंग तुम्हें? ये यहां से इधर ना, ये ब्रेकिंग की दिशा है, ये मोटर की दिशा है। कितनी बार बताएं तुम्हें टीचर? तुम मेरे सामने बैठे होते ना ऑफलाइन बैचेज में, तो तुम्हें तो मैं एक दिन में सही कर देता। तुम्हें तो मैं एक दिन में सही कर देता। बेटा मिस्टर NK जी, हम गंदे मास्टर है, हम बेकार मास्टर है। और कुछ सुनना है? पढ़ाते बेस्टों पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन का आंसर नहीं देते।
अच्छा, फिर तुम एक्स्ट्रा सवाल का उत्तर चाहते हो, फिर तुम एग्जाम में जाते हो, तुम घूम जाते हो हैं। चलो मैं तुमसे पूछ रहा हूं। हाँ जी मिस्टर एनके जी, चल हमारा जो रहा है इंडक्शन मोटर, मैं तुम्हें डीसी मोटर का जवाब दूं? बताओ, बताइए ना बाबू। मैं तुम्हें डीसी मोटर का जवाब दूं? बताओ, ये जब मैंने जो चीज पढ़ाई नहीं, तुम मेरे से वो पूछ रहे हो। जब वो चीज पढ़ाऊंगा तो तुम्हारे डाउट अपने आप क्लियर हो गए। बताओ ना भाई। तो भाई हम तो हमेशा विलन हैं, हमें इस चीज की परवाह ही नहीं है। तो आ जाओ, देखो एक बार फिर बता दो तुम्हें, जो बच्चा ब्रेकिंग ब्रेकिंग चिल्ला रहा है, ये मैंने ज्यादा नहीं, ये मैंने 20 बार बनाया है बोर्ड पर पिछले 4 से 5 दिनों में। और मैंने ये कहा है, मैंने ये कहा है, ये s बराबर 1 से ज्यादा जो ये रीजन है, ये ब्रेकिंग होता है। मैंने तो ये कहा है बेटा, है ना, कहा है। तो बिना डाउट के आगे चलो। जो पढ़ा रहा हूं ये बताओ कि भाई इसमें से तुम 20 बार पूछो, बताओ क्या दिक्कत है। एक से ज्यादा जब स्लिप की मान हुई तो वो ब्रेकिंग में ही तो चला गया। बनवाया नहीं था चित्र। जो पढ़ाया तुम्हें इसमें से तुम ये पूछोगे सर हमें ये दिक्कत है, पूछ लो, बताओ क्या समस्या। बेटा आगे चले, रफ करूं इसे? देखो लास्ट वाला कुछ नहीं, हमने सिर्फ ये किया है कि ये ऑर्डर होता है, थर्ड हार्मोनिक्स अपने आप इसमें एलिमिनेट होता है। तो थर्ड हार्मोनिक्स होता नहीं है इंडक्शन मोटर, यानी कि 3 फेज बैलेंस सप्लाई में तीसरा हार्मोनिक्स अपने आप कैंसिल हो जाता है। तो यहां पर जो ऑर्डर है वो है 6n + -1। बेटा n का मान 1 रख के देखो क्या क्या आ सकता है। एक होता है बेटा, ये ऑर्डर फिक्स है, इसे नहीं बदलना। एक है 7वां, एक है 5वां। इसके बाद क्या हो सकता है देखो, तो हमारा काम तो सिर्फ इन्हीं 2 से चल जाता बाल को। अब करने को कोई ये भी कर सकता है, आपसे कहें कि इंडक्शन मोटर में कौन कौन से हार्मोनिक्स हो सकते हैं, मान लिया एग्जामिनर ये पूछे है जी, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मान लिया n बराबर 1 रखे तो ये आए, इसके बाद में n बराबर 2 रखोगे। कभी तुम एकदम तुक्का मार दो यार कि 9 हो गया, ये हो गया, तो h बराबर में 6 दूनी 12 + 1, इसके बाद में एक आएगा 13 और एक आएगा 11। फिर n बराबर यानी कि 5 और 7 के बाद में सीधे क्या आएगा, 11 और 13। फिर ऐसे बेटा n बराबर 3 लगा दो, n बराबर 3 लगा दो, तो h बराबर में देखो 3 का मान यहां रखो, 6 18, तो एक आएगा 17 और एक आएगा 19। फिर किसी की इच्छा है ना गुरुजी और बताओ, तो n बराबर फिर 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, 6 रख दो, 7 रख दो, इस तरह के। तो एक 5 और 7, तो ये ऑर्डर जिस बच्चे को याद हो गया 6n + -1, उसका सवाल तो गलत हो ही नहीं सकता। ये आता नहीं है, ये आता नहीं है मिस्टर एनके जी, तुम्हें पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं बोल रहा हूं बालक, तुम्हें पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सवाल की। जो तुम बोल रहे हो कैपेसिटर का, ये तो मेन होता है, अपने आप लिखाता हूं मैं। भाई n बराबर 1 रखोगे, n बराबर 2 रखोगे, n बराबर 3 रखोगे, गिनती नहीं आती क्या कि एक का मतलब क्या है। n बराबर 4 रखोगे, n बराबर 5 रखोगे। अब तुम कह रहे हैं n बराबर 1 कैसे? अरे भाई गिनतियां 1 से ही तो शुरू होंगी। हाँ भाई बालको, गिनतियां 1 से ही तो शुरू होती है, बताओ।
फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है। हाँ जी सर। तो एडमिन हो ना तुम? भाई ओम प्रकाश जी, आपको कन्विंस करना मेरे लिए रियल में बहुत चैलेंज भरा है। भाई पहले गिनतिया में 1 आता है कि 2 आता है? हाँ भाई ओम प्रकाश, पहले जब नंबरिंग करते हो 1 आता है 2 आता है? नहीं, कभी 2 आता हो भाई, तुम 2 से स्टार्ट करोगे। आपको एक चीज बता दूं, ये हार्मोनिक्स का ऑर्डर जितना कम होता है उतना ही खतरनाक होता है। तो ये 13वां और 11वां कम खतरनाक है, ये 19-17 उससे भी कम खतरनाक है, कोई इफेक्ट नहीं है। तो जितना नहीं, आगे नहीं चलेंगे जब तक बच्चे को दिक्कत है। भाई कोई दिक्कत नहीं है, 4 महीने के बजाय 5 लगे, कोई दिक्कत नहीं लगा, टेंशन मत लो। 6n ± 1 रखा, इतनी छोटी ही चीज समझ में नहीं आई। 6n ± 1। हाँ सर रजनीश जी, आप देखना जरा, ये सूत्र है 6n ± 1। n बराबर 1 रखना है, गिनतियाँ 1 से शुरू होती है। तो मैंने कहा एक तो 7 है, एक 5 है। भाई एक बार प्लस करना, एक बार माइनस। 1 रखा, इसके बाद मैं 2 रख दिया, तो 2 रखने पर यहाँ मुझे 11 और 13 मिले, 3 रखने पे मुझे 19 और 17 मिले। तो बच्चा कह रहा है कि ये इसे हटा दो और सिर्फ 2 से शुरू करो। ये कह रहा है वो। ठीक है, तो बेटा ये खतरनाक है। फिर एक लाइन चाहो तो इसे मैं रफ करके और लिखाऊंगा तुम्हें। असल में ये चीज में तुम्हें इसलिए दिक्कत होती है बेटा, तुम्हारे किताबों में या जिनके तुमने अब तक कोर्स पढ़े, इन्होंने तुम्हारे साथ में ये चीजें डिस्कस की नहीं। यहां से सवाल आ गया, रट्टा मार दिया और लगवा दिया, है ना। देखो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। 3 फेज इंडक्शन मोटर में, देखो लिख लो इसे चाहो तो, 3 फेज इंडक्शन मोटर में थर्ड हार्मोनिक्स अपने आप नेग्लेक्ट होता है, नेग्लेक्ट हो जाता है। अच्छा सर क्यों? क्योंकि 3 फेज इंडक्शन मोटर पे, इसलिए बेटा कि इंडक्शन मोटर में कितनी फेज सप्लाई देंगे? 3 फेज, इसलिए क्योंकि 3 फेज सप्लाई में थर्ड हार्मोनिक्स समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है सर, ये लाइन लिखो। ठीक है जी, अब आगे बढ़िए। देखिए ये लिखा हमने कि 3 फेज सप्लाई से 3 फेज इंडक्शन मोटर चलता है, तो थर्ड तो बेटा अपने आप एलिमिनेट हो जाता है। 6n ± 1 7वां मोटर की दिशा में आएगा और 5वां ये ब्रेकिंग की दिशा में आएगा। तो जो ब्रेकिंग दिशा में आता है उसकी हमें चिंता है ही नहीं, इसकी हमें चिंता ही नहीं है, टेंशन लेने की क्या जरूरत। अब देखो हमने इसी से आगे बढ़े, अब इसी से देखे तुम्हें क्या क्या चीजें पढ़ाऊंगा। हमने कहा एक होता है क्रवलिंग, एक होता है बेटा क्रवलिंग, क्रवलिंग। तो देखो बाबू ये क्यों आता है, कब आता है? यह इंडक्शन मोटर में 7वें हार्मोनिक्स
के कारण होता है, कारण होता है। क्यों होता है गुरुजी? पांचवा भी तो है। क्यों है बेटा? क्योंकि पांचवा तो ब्रेकिंग में है, मोटर में सातवां है, तो सातवां ही प्रभाव डालेगा इसकी परफॉर्मेंस पर। प्रेम शंकर जी बेटा, अगर मैंने कोई चीज आपको डायरेक्ट लिखवाई है तो वो आपके लायक नहीं है। जैसे कि थर्ड हार्मोनिक्स थ्री फेज में एलिमिनेट होता है, एक टर्म होता है फोरियर सीरीज गणित में, जो आपने ना पढ़ा ना आता। हार्मोनिक्स आपके लिए टॉपिक होता नहीं है, लेकिन इसमें से वो चीज निकलवा रहा हूं जो आपके लेवल के एग्जाम में आ जाते हैं। हार्मोनिक्स अनंत प्रकार के हैं, अनंत प्रकार के हैं। जो भी ओड में होते हैं ना, वो हार्मोनिक्स होते हैं। यह इंडक्शन मोटर में सातवें हार्मोनिक्स के कारण होता है। मेरे हिसाब से मैं इतना कंटेंट देता हूं, किसी को कुछ पूछने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए यार, इतनी पढ़ा देता हूं मैं। अच्छा जी, चलो ठीक है सर। तो हमने बेटा विशेषता बनाई इसकी। यहां एक बार फिर से चलते हैं उन्हीं फिजाओं में जो हमने अभी तक देखा था। मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, टॉर्क, यहां पर क्या है, स्लिप S बराबर 0 NS, जिस पर ये कभी चलेगा नहीं। ठीक है सर। बेटा ये तो ब्रेकिंग है, आपको पता है कि S बराबर 1 से ज्यादा जब भी होगा ये होता है ब्रेकिंग। मैंने लिखा भी रखा है, पढ़ा भी रखा, ब्रेकिंग। ठीक है सर। और इस तरफ ये होता है मोटर मोड। इस तरफ कैसे चलता है बेटा? ये मोटर के तौर पर आगे की दिशा में भागेगा, है ना। चलो जी ठीक है। हमने ये कहा कि मोटर पर ये एक लोड कनेक्ट है, TL का मतलब है लोड जुड़ा हुआ है। ये लोड जुड़ा हुआ है बेटा मोटर पर। अच्छा, करवलिंग सुना है आप लोगों ने? हेलो, करवलिंग सुना है? करवलिंग सुना है आप लोगों ने? ऑब्जेक्टिव में देखा कभी करवलिंग? अच्छा, तो आज तुम्हें रियलिटी पता चलेगी कि ये बीमारी एक्चुअली है क्या। ठीक है जी सर, हमने बना दिया। ये हमारा ये वाली जो विशेषता जो लाइन है, ये वाली, ये लोड टॉर्क है, यानी कि ये लोड है, और ये मोटर का टॉर्क है, मोटर की ताकत है। हाँ ठीक है। अगर मैं ये कहता हूं आपको, मैंने ये कहा कि ये सातवां हार्मोनिक्स जो आता है, इसकी आवृत्ति कितनी लिखी है आपने? सातवें हार्मोनिक्स की आवृत्ति लिखी है 7F, और बेटा सातवें हार्मोनिक्स की गति लिखी है NS/7। ये तो लिखा है, यानी कि सातवां हार्मोनिक्स धीमी गति से चल रहा है, लेकिन आवृत्ति 7 गुना है। इसका मतलब ये होता है बेटा आवृत्ति का कि यहां से यहां एक साइकिल है, तो जितने में मोटर की मेन सप्लाई से एक साइकिल पूरी होगी, इतने में ये हार्मोनिक 7 साइकिल पूरी कर लेगा। यानी कि इस तरह से ये 7 साइकिल चलती हुई जा रही है। तो ये बनाया आपने, चलो यहां ऐसे बना दूं, ये बनाया आपने सातवां ये बना दिया हमने, देखिए 7वां हार्मोनिक्स। अब मशीन में दो चीज है, एक तो मोटर का ये टॉर्क, और एक ये बेचारा ये वाला। अच्छा जी सर, हाँ। तो जो रिजल्टेंट टॉर्क होगा, एक बात बताओ, अगर मैं कोई एक नंबर 3 ले रहा हूं और एक नंबर मैं 2 ले रहा हूं रिजल्टेंट, तो मुझे 1 मिलेगा। और अगर मैं 3 ले रहा हूं और 2 ले रहा हूं तो मुझे ये 5 मिलेगा। रिजल्टेंट तो आपको पता है। इन दोनों का अब मोटर में जो रिजल्टेंट है वो कुछ आता है ऐसा। जब हम इसे और इसे आपस में जोड़ के बनाते हैं, तो हमें यहां से
देखने को मिलता है बेटा ये एक विशेषता है। लगभग ये हमें मिला जी, ये हमारे पास में है परिणामी टॉर्क। परिणामी टॉर्क, अच्छा सर ये क्या चीज है? यही है बेटा, ये जो आपने दिखाई है यही है करवलिंग। करवलिंग का हिंदी में मतलब कहें धीरे धीरे से रेंगना। अब सर ये इसका मतलब क्या समझे? एक बात बताइए बेटा कि आपकी जो ताकत है वो 10 किलोग्राम वजन उठाकर चलने की है। दो चीजें समझा रहा हूं आपको। आपकी जो ताकत है वो 10 किलोग्राम उठाकर चलने की है। अचानक से मैं आपके ऊपर में 20 किलोग्राम अगर लोड रखूंगा, हो गया? तो क्या होगा? अगर आपकी ताकत 10 किलोग्राम उठाकर चलने की है, तो अगर मैं एकदम से 20 आपके ऊपर रखूंगा तो क्या होगा? बताओ, प्रैक्टिकली सोचो ना यार। ये काम नहीं है चचा, काम ना है। जो सुन रहा हो पहले सुन लो। करवलिंग का काम क्या है? काम नहीं है, ये डिसएडवांटेज है। अगर तुम्हारी ताकत तुम धीरे धीरे से ताकत बढ़ा सकते हो, यानी कि पहले धीरे से तुम गति पकड़ रहे हो, पकड़ रहे हो, पकड़ रहे हो, और उस समय तुम गति पकड़ ही रहे हो और ऊपर से ओवरलोड तुम्हारे ऊपर कर दें तो तुम और ज्यादा धीमे हो जाओगे। अगर तुमने ताकत लगाई, यहां तुम्हें ताकत लगाने की जरूरत पड़ रही है, ताकत लगाने की जरूरत पड़ रही है, और फिर तुम दौड़ने लगे, तो फिर वो लोड भी तुम्हारे पे प्रभाव नहीं डालेगा। यही मोटर के साथ भी है। मोटर में यहां देखो जरा यार, ये लोड है। हमेशा मशीन को चलाने के लिए या लोड को चलाने के लिए मोटर की ताकत ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये लोड को सही से चला पाएगा। लेकिन अगर मोटर की ताकत कम है और लोड ज्यादा है तो बेचारा रेंगता हुआ चलेगा। कब तक? जब तक कि ये यहां से देखो, ये पॉइंट यहां से देखो, जब तक ये नेगेटिव रहेगा ये रेंगता रहेगा, ये रेंगता रहेगा। यदि अब ये इससे बाहर नहीं आया तो मोटर जल जाएगा। अगर मेरे बच्चों मोटर इससे बाहर नहीं आया, देखो ये जो बना रखा है ना मैंने, ये है कि जब मोटर का या परिणामी टॉर्क लोड के टॉर्क से भी कम हो जाए तो यही कहलाता है करवलिंग। अब मोटर यदि इससे बाहर, जितनी जल्दी इससे बाहर आ जाएगा तो उतना ही बढ़िया है। तो करवलिंग के दौरान में मोटर अपनी सिंक्रोनस गति का भी 7 से भाग देकर इतनी गति से चलता है। रेंगते हुए धीरे धीरे चलना, तो बेटा ये एडवांटेज नहीं है या कोई ये इक्विपमेंट नहीं है कि नट बोल्ट कुछ है, ये सप्लाई के कारण एक डिसएडवांटेज है। तो अगर कुछ लाइनें हम यहां लिखें, देखो क्या, जब परिणामी टॉर्क लोड के टॉर्क से कम हो जाता है तो मोटर ओवरलोड महसूस करता है तथा बहुत धीमे धीमे चलता है। यदि मोटर इससे बाहर नहीं आएगा, बाहर मतलब करवलिंग से बाहर नहीं आएगा तो वह जल जाएगा, यह जल
जाएगा, बर्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाबू इसमें क्या है, ये ओवरलोड कंडीशन को फेस कर रहा है। तो ये क्या कहलाया? क्रवलिंग। तो अब बताइए क्रवलिंग से आप क्या समझते हैं? अब यहां इसलिए प्रभाव नहीं डालेगा क्योंकि आगे तो देखो ना, आगे ये टॉर्क बढ़ता गया तो यहां ये सातवां हार्मोनिक्स प्रभाव डालेगा ही नहीं। अब बताइए जी, शुद्ध भाषा में, देसी भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में क्रवलिंग से आपको क्या समझ में आया? ओवरलोड हो जाना, या ये कहें कि क्रवलिंग का मतलब है जब परिणामी टॉर्क लोड से कम हो जाए, ज्यादा लोड हो जाए। ये कहो कि शुरुआत में, ये कब होता है? और S बराबर 1 मतलब शुरुआत में। तो ये भी लिख देता हूं, यह शुरुआती दौर में ही आता है, शुरुआती दौर में ही आता है। ठीक है बाबू, क्या कहा हमने? फिर से एक बार बता दूं, शायद तुमने एक ही शब्द पकड़ लिया, ओवरलोड। शायद तुमने ये पकड़ा ही नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि सातवें हार्मोनिक्स के कारण, सातवें हार्मोनिक्स के कारण जब परिणामी टॉर्क लोड के टॉर्क से कम हो जाए तो यही कहलाएगा क्रवलिंग। क्रवलिंग के दौरान मोटर ओवरलोड की स्थिति का अनुभव करता है और अगर ज्यादा देर इसमें चलेगा तो जल जाएगा। ठीक है जी, इतना सा बताओ, ये पल्ले पड़ा है कि नहीं? बात खत्म भाई। बीच बाच में कोई चक्कर नहीं है। एक बात बताओ, प्रैक्टिकली सोचा करो ना चीजें। तुम्हें, अगर तुम ऐसे बैठे हुए हो, तुम्हारे ऊपर ओवरलोड है तो धीरे 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 उठे 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 हैं, और जब तुम लोग पूरी रेस से भाग लोगे, अरे 20 के बजाय तुम्हारे ऊपर 22 भी रख दे तब भी नहीं फर्क पड़ेगा। क्यों? वहां पर टॉर्क देखो ना यार ज्यादा है, तो बीच बाच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो क्रवलिंग प्रभाव आएगा वो शुरुआत में ही आएगा। हाँ बिल्कुल, सूरज ने सही बात करी। प्रैक्टिकली सोचो यार, प्रैक्टिकली सोचो। शुरुआत में जैसे हम शुरू कर रहे हैं, अभी अभी हम धीरे रेस लगानी शुरू ही कर रहे हैं, तो शुरुआत में अगर हमारे ऊपर वजन ज्यादा होगा तो हमें महसूस होगा, लेकिन अगर हम पूरी गति से अपना भाग रहे हैं, थोड़ा बहुत रख भी दिया, हमें क्या फर्क पड़ेगा? तो जो ये प्रभाव देखने को मिलेगा क्रवलिंग, ये आपको शुरुआत में ही देखने को मिलेगा। देखिए क्रवलिंग का तात्पर्य, ये बताओ कहीं मैंने ये लाइन लिखी बेटा कि क्रवलिंग के कारण ये स्टार्ट नहीं होगा? बोलो, मैंने कहीं लिखा? मैंने क्या लिखा? कि यह शुरुआती दौर में आता है, शुरुआती दौर में आता है। तो क्रवलिंग का यह तात्पर्य नहीं है कि ये इसे स्टार्ट करने को मना करे। स्टार्ट तो हो जाएगा लेकिन धीरे धीमी गति से। मैं क्या कहूंगा? धीमी गति से, धीमी गति से, रेंगते हुए, रेंगते हुए चलना, रेंगते हुए चलना। किसके कारण? फिर बता दूं किसके कारण? सातवें हार्मोनिक्स के कारण। किसके कारण? सातवें हार्मोनिक्स के कारण। सातवें हार्मोनिक्स के कारण कितनी गति पर चलेगा उस समय? कितनी गति पर चलेगा? कितनी गति पर गुरुजी? NS/7 पर चलेगा। जो भी सिंक्रोनस गति होगी उसका 7वां स्पीड पर, राइट। दूसरी चीज, वहां आवृत्ति कितनी होगी? 7 गुना होगी। यह है बेटा क्रवलिंग। आज पहली बार मैं रियली बताऊं, मैं इंप्रेस हूं लोको पायलट से, रियली मैं बता रहा हूं बेटा। एक बात सुन लो, मैं रियली में बता रहा हूं, खुश हूं मैं कि उस बच्चे ने आज बहुत बढ़िया पॉइंट को बोला। क्रवलिंग किसके कारण आया? हार्मोनिक्स के कारण। कम वोल्टेज पर चलाएं तो कम वोल्टेज पर चलने के कारण क्रवलिंग नहीं आता।
कम वोल्टेज पर चलने के कारण करवलिंग नहीं आता। भाई महेश जी, जब हम कह रहे बाकी से डिसएडवांटेज नहीं होगा, बस सातवां चचा सबसे ज्यादा खतरनाक है, कितनी बार कहूं, पांचवा इधर आएगा। इधर तो तुम ब्रेकिंग चाहता ही है ना, सातवां होगा, सातवें के बाद में 11 और 12 होगा, 11 और 12 से प्रभाव ही नहीं पड़ेगा इस पर। क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? जो ऑर्डर कम होगा वो उतना ही खतरनाक होगा। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। भाई जब हम ओम प्रकाश जी, भाई हम कैसे समझाएं, मोटर जब लोड पे चलेगी भाई, जब हम कह रहे हैं कि लोड पे हो या ना हो, भाई शुरुआत में होगा उसके बाद नहीं होगा, भाई कैसे समझाओ बताओ मैं। हाँ भाई, अरे मैं यही था, सेल बदल रहा था तुम्हारे माइक की यार। बताओ भाई कैसे समझाओ मैं, बोलो। जब मैं कह रहा हूं कि शुरुआत में जब होगी तो भाई क्रवलिंग होगा, चाहे वो किसी भी स्थिति में है। किस क्या पूरी नंबर पूरा नाम ही क्या है ये, कौन सा? क्या ये इंग्लिश में क्या लिख रहा है बताना, मैं बोलूं फिर क्या क्या। परिणामी टॉर्क का मतलब, अब देखो, अब मेरी बात सुन लो, मैं बार बार बोल रहा हूं रिजल्टेंट टॉर्क। हाँ, अब मेरी बात सुन लो ध्यान से। इतने बेचैन आत्मा क्यों हो तुम लोग, मुझे भी समझ नहीं आता। या तुम्हारी शादी ब्याह हो रखी, जो दो चार ये ज्यादा परेशान रहते हैं। हो सकता है शादी ब्याह हो रखी हो, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें परेशान कर रखा हो, या हो सकता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड वगैरह ने तुम्हें ज्यादा प्रताड़ित कर रखा हो, इसलिए तुम ऐसे हो गए। जब मैं ये लिखवा दिया कि अगर वोल्टेज कम हो, ठीक है, तो क्रवलिंग आएगा तो सातवें हार्मोनिक्स के कारण ही, लेकिन अगर वोल्टेज कम होगी तो ये देर में बाहर जाएगा इससे, क्योंकि वोल्टेज कम होगी तो ताकत कम आएगी। सोच कर देखना था ना, अगर वोल्टेज हाई लगा दो, वोल्टेज जैसे हाई लगा दी, तो जितना हाई वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे वो इससे उतनी ही जल्दी बाहर चला जाएगा, ताकत बढ़िया होगी ना। टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर ना बाबू, बताओ होता है। तो अगर ताकत बढ़िया होगी तो ये उससे जल्दी बाहर चला जाएगा। तभी ये कहते हैं इंडक्शन मोटर में, तभी तुम लोग अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन देते हो। पहली चीज तो ये बेचारा क्रवलिंग, सोचने की चीज है। अरे यार एक तो बीमारी है क्रवलिंग गुरुजी, ऊपर से टॉर्क कम, ऊपर से टॉर्क कम बेचारे की, ऊपर से वोल्टेज कम, ऊपर से ताकत बेचारे की कम। ये बेचारा रेंग रहा इसी में और इससे बाहर ही नहीं गया, तो देर तक इसी में चल रहा बेचारा ओवरलोड की स्थिति में। अरे जलेगा बेचारा, फूकेगा और क्या, बर्बाद हो जाएगा। तो तभी कहते हैं कि इंडक्शन मोटर को कम वोल्टेज पर चलाना खतरनाक है।
इसलिए हम कहेंगे कि खतरनाक है। भाई वही चीज था कि कुछ तो कड़वे थे ही, कुछ और नीम पर चढ़ बैठे, यही हालत होगी। तो जब अगर कहें कि ये आएगा किसके कारण, तो हमेशा ये कहेंगे कि आता हार्मोनिक्स के कारण ही है। लेकिन अगर वोल्टेज कम होगी तो ये बेचारा और ज्यादा दिक्कत में आ जाएगा, जल जाएगा। अगर वोल्टेज अच्छी होगी तो ये इससे जल्दी से बाहर भाग जाएगा, क्योंकि ताकत बढ़ जाए ना मोटर की। मैं मिटा दूं इसे, रफ कर दूं। अब देखो बेटा, इसी से आगे चलते हैं हम। तो ये जो आता है, ये आता है सप्लाई के नेचर के कारण, कि आपने किस तरह की सप्लाई यहां दी है। तो इसीलिए जब बड़ी बड़ी मशीन्स के तुम बात करते हो, अब क्या हार्मोनिक्स को कम करना भी तो बहुत महाभारत है। खत्म ही तो नहीं होता रे भाई, ये खत्म ही तो नहीं होता। बड़ी बड़ी मशीन में भी है ये तो। कम कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते। कम कैसे? दो तरीकों से। एक होता है जब आप इसकी गति को कंट्रोल नियंत्रित करते हो, तो आप बेटा इन्वर्टर पढ़ते हो। तुम लोगों की चीज नहीं होगी, तुम लोगों के लेवल की चीज नहीं। आप पढ़ते हो इन्वर्टर। इन्वर्टर में एक टेक्निक होती है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक का मतलब होता है हार्मोनिक्स को कम कर देना। ठीक है, तो जब इंडक्शन मोटर की गति को आप कंट्रोल नियंत्रित करते हो इन्वर्टर के द्वारा, तो बाबू यहां ये इसका प्रभाव कम होता है, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं होता। फिर थोड़ा सा एक और मदद मिल जाती है हमें, वो नेक्स्ट वाले में अब है। तो नेक्स्ट इसमें हम लिखने जा रहे हैं कोगिंग। नेक्स्ट है कॉगिंग। नेक्स्ट चलेंगे कॉगिंग। कॉगिंग, अरे भाई कहाँ तुम्हें समझ आ रही है? वो बीटेक वालों को ना समझ आती। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक में 2D बराबर में 2π/n ये विड्थ काटते हैं। तुम्हारे लायक चीज होती तो मैं बताता, तुम्हारे लायक होता तो मैं बताता, और जब इन्वर्टर पढ़ाऊंगा तो तब जिक्र कर लेंगे। कॉगिंग, तो कॉगिंग को देखिए हम कुछ ऐसे समझेंगे इस प्रकार से। यार एक बात बताओ, यदि यहां पर हम जैसे नॉर्थ रख दें, और यहां पर जैसे हम लोग कुछ भी पोल रख दें, मतलब चुंबक रख दे, कुल मिलाकर चुंबक रख दे, जैसे कि एक प्रैक्टिकली समझा दो थोड़ा सा इससे। जैसे अगर हम ये कहें कि ये दो चुंबक ले लिए हमने सेम पोल वाले, तो ये जैसे यहां रखे हैं, इनकी ताकत स्ट्रेंथ सेम है। सॉरी, स्ट्रेंथ इनकी सेम है। स्ट्रेंथ सेम होने का मतलब है जब स्टेटर के जो स्लोट्स है वो रोटर के स्लोट्स के बराबर हों, तो उस समय जब हम घुमाने की बात कर रहे हैं, ताकत की बात करेंगे, तो बहुत छोटी सी चुंबक है। अगर ये दोनों की दोनों आपस में अलाइनमेंट हो रखी है, तो बेटा ये अलाइनमेंट का मतलब है इसको ऐसे रोटेट करना ना बहुत मुश्किल होगा। क्यों? इन दोनों का जो फोर्स है ना आपस में एक दूसरे के साथ में अलाइनमेंट है, चिपका हुआ बैठा है, तो इसको रोटेट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर मैं भी दिखा पा रहा हूं ना, तो मैं भी फोर्स लगा रहा हूं इसमें, तो ये तो बहुत छोटे लेवल की चीज है। तो होता क्या है कि जब स्टेटर के स्लॉट्स और रोटर के स्लॉट आपस में बराबर हो जाए, भाई स्टेटर बनाया था रोटर बनाया था, तो ये क्या होता है कि जब स्टेटर के स्लॉट्स, जब स्टेटर के स्लॉट रोटर के स्लॉट्स के रोटर के स्लॉट के बराबर हो जाते हैं, तो
दोनों में बहुत उच्च अलाइनमेंट फोर्स लगता है। अलाइनमेंट बल यानी जो इसको घूमने नहीं देगा, बल लगता है तथा रोटर घूमता नहीं है। रोटर घूमता नहीं है। या फिर कहें कि मोटर स्टार्ट नहीं होता है। इसी को कोगिंग कहते हैं। अच्छा सर, ये तो बहुत आसान है। क्या कहा कि जब स्टेटर के स्लोट्स रोटर के स्लोट्स के बराबर हो जाए तो मोटर स्टार्ट होने को मना कर देगा, और यही क्या है, कोगिंग। इसे कम करने के लिए या तो रोटर को तिरछा करते हैं या फिर स्टेटर को, तिरछे का मतलब अंग्रेजी में होता है स्क्यूइंग करते हैं। मतलब एक दूसरे के आमने सामने नहीं आने चाहिए। जैसे ये है तो एक दूसरे के एकदम आमने सामने नहीं होना चाहिए। इसके सापेक्ष में इसको थोड़ा तिरछा रखो, ऐसे थोड़ा तिरछा रखो, या फिर ऐसे, तो एक दूसरे के आमने सामने नहीं होना चाहिए। तो इसको रखते हैं हम तिरछा, यानी कि स्क्यूइंग कर देते हैं बेटा। ये होता है कोगिंग। तो ये भी लिख दूं मैं, ये कब होता है, इसकी वजह से मोटर स्टार्ट नहीं होता। इसकी वजह से मोटर स्टार्ट ही नहीं होता। तो क्रवलिंग स्टार्ट होने के बाद आता है और ये स्टार्ट ही नहीं होने देता। तो ये देखो, एक लाइन और लिख दो, स्क्यूइंग करने से क्रवलिंग भी थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा कम होता है। स्क्यूइंग करने से थोड़ा सा कम होता है। ये एडिशनल बिंदु है बेटा, लिखो। मतलब स्क्यूइंग करने से कोगिंग तो पूरा समाप्त, लेकिन स्क्यूइंग करने से थोड़ा सा क्रवलिंग प्रभाव पर भी फर्क पड़ता है, यानी कि ये भी थोड़ा सा। यार अलाइनमेंट का मतलब होता है बंध जाना आपस में। ठीक है जी, क्या है ये, बंध जाना आपस में। अलाइनमेंट मतलब बंध गए आपस में। भाई लिख लिया सबने ये? चलो अब देखिए जरा, अब चलो बाबू, अब चलते हैं इंडक्शन जनरेटर। सारे पॉइंट लिखा दूंगा आपको ना, जो आपके दिमाग में सवाल बनकर उमड़ रहे होंगे, तो खुद आप कहेंगे कि हाँ सर हमें ये दिक्कत थी, लेकिन ये तो हो गया। रोटर का स्लोट स्टेटर के स्लोट से कम, क्या कह रहे हो, कम। बाबू ये बराबर नहीं होने चाहिए। कम या ज्यादा का मतलब मैटर है नहीं, ये बराबर नहीं आने चाहिए। स्क्यूइंग नहीं समझा, ये दोनों आमने सामने हैं, इसके सापेक्ष में एक को तिरछा कर दे, ये स्क्यूइंग है, तिरछा कर देना। तो जनरली वो बच्चा सही कह रहा था, ये नया चैप्टर नहीं, इसी का टॉपिक है, अभी इंडक्शन ही चल रहा है अभी। तो ये कुछ और नहीं था, ये तिरछा कर दिया बेटा। तो जनरली ना आपने जब 3D पिक्चर भी देखेंगे ना, तो रोटर ज्यादातर आपको तिरछा मिलेगा। तो देखो इंडक्शन जनरेटर कब हम ये कहते हैं
कि बालको, ये बना हमारी कहानी, ये ऑब्जेक्टिव भाई पूछता है आपसे, ये पूछता है जी, इसलिए आपको बनवाने का हम कष्ट कर रहे हैं। जो विशेषता हमने बनाई है अभी तक, ये विशेषता तुमने बनाई है कुछ ऐसे, ये s बराबर है 2, ये s बराबर 1, ये s बराबर 0, s बराबर 0। बेटा ये विशेषता तुमने बनाई है मोटर के लिए, है जी। किसके करोगे बताओ? तुम एक बात बताओ, स्लोट को कम करना समाधान है? और हमने अगर हमें सिर्फ एक को तिरछा करना था, स्लोट को कम करके अनबैलेंस कंडीशन आ जाती। जितने नंबर ऑफ पोल्स आपने रोटर में बनाए हैं उतने ही पोल आपको स्टेटर में कंस्ट्रक्ट करने होते हैं, तो रोटर और स्टेटर दोनों के नंबर ऑफ पोल बराबर ही आते हैं। तो जब एक सीधा सा समाधान है कि तिरछा करे काम चल जाएगा, काहे का चक्कर में पड़ रहा है भाई? यहां देख, इंडक्शन जनरेटर का मतलब क्या है? देखिए, जब स्लिप ऋणात्मक हो जाती है, जब स्लिप ऋणात्मक हो जाती है, तो यह मोटर ही इंडक्शन जनरेटर के रूप में चलने लगता है। अच्छा जी, ये बात है। तो जब बेटा, जब भी यहां स्लिप निगेटिव अभी देखिए कैसे करेंगे। ये s बराबर 0 है, तो s बराबर 0 से कम का मतलब है निगेटिव हो जाना। अब एक बात बताओ, ये पॉजिटिव टॉर्क है बेटा, ये पॉजिटिव टॉर्क है। हमने कहा जनरेटर s बराबर ये निगेटिव है, तो ये विशेषता, ये बनती है विशेषता आपकी। मोटर है, ये जस्ट इसका उल्टा नीचे जनरेटर। क्या? जनरेटर। तो नेगेटिव स्लिप, ऋणात्मक स्लिप, क्या है ना, तुम्हारी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम ना बीच में ही बोल जाते हो। रोटर बॉडी को तिरछा करते हो। तेजस, विक्की भी मामा जाएंगे ना लेके? भाई सुनील जी, मैं अब बता नहीं सकता आपको ना। क्या लिख रखा है यहाँ? रोटर को तिरछा क्यों करते हो? क्या क्या लिख रखा है यहाँ? बताओ क्या लिख रखा है यहाँ? नहीं, बच्चों से बोल रहा हूँ। बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। हाँ, चलो आप नीचे जाओ, मैं आता हूँ। आप नीचे जाओ, मैं आ रहा हूँ। आप नीचे जाओ, मैं आता हूँ भैया। खत्म कर दो। तो बेटा स्लिप हमारा यहां जब नेगेटिव होता है, आप देखिए कैसे होता है। s बराबर में ns माइनस n अपॉन में ns। अब यदि आप ns को कम करो, अब ns पता है कैसे कम होता है? चलती हुई मशीन के 120f/p। आप पोल को कम कर देते हो, चलती हुई मशीन के वायर आते हैं बाहर, तो इन वायर के कनेक्ट करके तुम पोल को अगर कम कर दोगे, तो मशीन अगर पहले 1400 पे चल रही है तो तुरंत 1000 पे तो नहीं आएगी, कुछ टाइम लगेगा। तो खैर कुल मिलाकर यहां ये है कि ये जो सेक्शन है ये आता है ऋणात्मक स्लिप। इस तरफ क्या है बेटा? ये है ऋणात्मक स्लिप। तो ये अगर मोटर है तो ये बनता है नीचे जनरेटर। तो ये एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि इंडक्शन मोटर को जनरेटर कैसे बनाया जा सकता है। क्या कैसे बनाया जा सकता है? तो आप कहेंगे कि निगेटिव स्लिप करके, निगेटिव स्लिप अगर हम कर दें
तो इंडक्शन मोटर इंडक्शन जनरेटर के रूप में काम करेगा। और बेटा ये होता है यहां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या है? अगर ये डायरेक्ट पूछता है आपको कि अगर इंडक्शन मोटर में नेगेटिव स्लिप कर दिया जाए तो मशीन चलेगी, तो मशीन चलेगी एक इंडक्शन जनरेटर के तौर पे। अब एक चीज और बता दूं, थोड़ा सा एडवांस लेकर चलूंगा आपको। इंडक्शन जनरेटर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है बेटा, ये आती है जैसे इंडक्शन जनरेटर का काम अब क्या होगा? बिजली बनाकर देना। तो ये हमेशा जैसे ये लोड है तो लोड पर एक्टिव पावर को तो देता है, जो हमारी सत्य पावर यानी एक्टिव पावर होती है। एक्टिव पावर किधर से जाती है? जनरेटर से लोड की तरफ जाती है। लेकिन बेटा जो रिएक्टिव पावर होती है, भाई ये क्या लिख रखा, ये देखना जरा क्या लिख रखा। तुम तो यार जो बोर्ड पे लिखी हुई तुम्हें वही नहीं पढ़ना। क्या लिख रखा? स्क्रूइंग करने से करवलिंग भी थोड़ा सा कम होता है। ये क्या लिख रखा? लिखा हुआ है ना क्लियर भाई। तो इंडक्शन जनरेटर में एक्टिव पावर बेटा जनरेटर से लोड की तरफ जाती है, तेजस नहीं प्लीज। और रिएक्टिव पावर यानी कि लीडिंग रिएक्टिव पावर इसमें लोड से ये ना जनरेटर की तरफ आती है। ये कहां आती है? यहां। तो हमेशा इंडक्शन जनरेटर में ये एक दिक्कत है, इंडक्शन जनरेटर में ये एक दिक्कत है कि हमें सदैव कैपेसिटर बैंक के साथ में ही इसे चलाना होता है। जैसे कि कैपेसिटर बैंक के साथ में ही चलाया जाता है। चलो ये पढ़ाने नहीं देगा यार आपको। चलिए थैंक यू वेरी मच।